जब हम महाभारत का नाम सुनते हैं तो जहन में क्या आता है? जाहिर है, एक महान युद्ध, कौरव और पांडव। लेकिन ये कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है। ये एक खिड़की की तरह है जो हमें सीधे प्राचीन भारतीय समाज में झांकने का मौका देती है। ये हमें दिखाती है कि उस दौर के नियम क्या थे और हकीकत क्या थी। जरा इसके आकार का अंदाजा लगाइए। इसमें 1 लाख से भी ज्यादा श्लोक हैं और इसे लिखने में या कहूँ कि इसके पूरे बनने में लगभग 1000 साल लग गए। मतलब ये समय के साथ बढ़ता गया, विकसित होता गया। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ चचेरे भाइयों की लड़ाई की कहानी है या फिर इसमें एक पूरे समाज के उस दौर में जीने के तौर तरीकों के राज छिपे हैं। आइए आज इसी की पड़ताल करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि उस जमाने के ग्रंथों में परिवारों के लिए क्या आदर्श नियम बनाए गए थे। तो इस पूरी व्यवस्था का जो आधार था वो थी पितृवंशिकता, मतलब वंश पिता से बेटे की तरफ चलेगा। सिंहासन हो या जमीन जायदाद, सब पर हक बेटे का होगा। और महाभारत की पूरी कहानी बार बार इसी आदर्श पर जोर देती है। शादी ब्याह का भी एक बड़ा जरूरी नियम था, बहिर्विवाह। इसका सीधा मतलब था कि शादी अपने गोत्र या कुल से बाहर ही करनी होगी। और इसी सोच से यह भी माना जाने लगा कि कन्यादान यानी बेटी का विवाह करना एक पिता का सबसे बड़ा धार्मिक कर्तव्य है। अब देखिए, गोत्र को लेकर 2 बातें एकदम साफ थीं। पहली कि शादी के बाद औरत को अपने पिता का गोत्र छोड़कर पति का गोत्र अपनाना होगा, और दूसरी कि एक ही गोत्र के लोग आपस में शादी नहीं कर सकते। हाँ, ये याद रखना जरूरी है कि ये सब आदर्श नियम थे। ठीक है, तो ये तो हुई परिवार की बात। अब जरा बड़े लेवल पर देखते हैं, पूरे समाज के आदर्श ढांचे को, जिसे हम सब वर्ण व्यवस्था के नाम से जानते हैं। देखिए, ब्राह्मणीय ग्रंथों में यह दावा किया गया कि ये व्यवस्था इंसानों ने नहीं बल्कि ईश्वर ने बनाई है। ऋग्वेद का यह मशहूर पुरुष सूक्त इसी बात को बताता है। तो इस आदर्श स्ट्रक्चर में हर वर्ण का काम एकदम तय था। ब्राह्मणों का काम था वेदों को पढ़ना और यज्ञ करवाना। क्षत्रियों का काम था युद्ध लड़ना और न्याय करना। वैश्यों का काम था खेती, व्यापार और पशुपालन। और शूद्रों का काम था बाकी के 3 ऊंचे वर्णों की सेवा करना। लेकिन क्या असल में सब कुछ इतना सीधा साधा था? क्या सच में हर कोई इन नियमों को मानता था? यहीं से कहानी में एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। तो आइए अब हकीकत की पड़ताल करते हैं, क्योंकि जब हम इतिहास के पन्नों को पलटते हैं ना, तो तस्वीर कुछ और ही नजर आती है, कहीं ज्यादा उलझी हुई। सबसे पहला और सबसे बड़ा विरोधाभास देखिए, राजपाट के नियम। शास्त्रों में लिखा है कि राजा सिर्फ क्षत्रिय ही हो सकता है, पर हकीकत ये थी कि मौर्य जैसे ताकतवर साम्राज्य के राजाओं को निम्न कुल का माना जाता था। शक शासकों को तो बाहरी कहा जाता था। इससे साफ है कि असली शक्ति जन्म से नहीं बल्कि ताकत और समर्थन जुटाने से मिलती थी। और ये सातवाहन राजा का किस्सा तो और भी गजब है। सोचिए, एक राजा जो खुद को अद्वितीय ब्राह्मण भी कह रहा है और क्षत्रियों का घमंड तोड़ने वाला भी। ये तो वर्ण व्यवस्था की दीवारों को ही हिला देने वाली बात थी। अब जरा शादी ब्याह के नियमों की हकीकत भी देख लेते हैं। सातवाहन वंश के शिलालेखों से पता चलता है कि कई रानियां शादी के बाद भी अपने पिता का गोत्र इस्तेमाल करती थीं। ये तो नियम के खिलाफ था। और तो और कुछ ने तो अपने ही गोत्र में शादी भी की, जो कि बहिर्विवाह के नियम का सीधा सीधा उल्लंघन था। सच तो ये है कि हमें सबूत के लिए कहीं दूर जाने की जरूरत ही नहीं है। खुद महाभारत की कहानी के केंद्र में क्या है? द्रौपदी का 5 पांडवों से विवाह। ये बहुपति प्रथा ब्राह्मणीय ग्रंथों के हिसाब से तो एक बहुत ही असामान्य बात थी। और इस 4 वर्णों की व्यवस्था के भी बाहर कुछ समूह थे जिन्हें अस्पृश्य माना जाता था। मनुस्मृति में चांडालों के बारे में जो लिखा है वो दिखाता है कि उनके लिए जिंदगी कितनी ज्यादा मुश्किल और अपमानजनक थी। तो फिर सवाल वही है, एक ही ग्रंथ में नियम भी हैं और उन नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले उदाहरण भी। ऐसा कैसे हो सकता है? भाई, इसका जवाब खुद महाभारत के बनने की कहानी में ही छिपा है। देखिए, महाभारत कोई एक दिन में एक इंसान के द्वारा लिखी गई किताब नहीं है। ये एक जीवंत ग्रंथ है। ये सदियों में धीरे धीरे बना और इसने अपने अंदर उस समय के समाज के अलग अलग और कभी-कभी तो एक दूसरे से बिल्कुल उल्टे रिवाजों को भी समेट लिया। ये पूरी यात्रा करीब 1000 साल चली। शुरुआत हुई सूत कहे जाने वाले भाटों की कहानियों से, जो इसे गा गा कर सुनाते थे। फिर जब कुरु पांचाल जैसे बड़े राज्य बने तो ब्राह्मणों ने इसे लिखना शुरू किया। और आखिर में लगभग 200 ईसा पूर्व से 400 ईस्वी के बीच
इसमें मनुस्मृति जैसे बड़े बड़े उपदेशों वाले हिस्से भी जोड़ दिए गए। तो असली बात यह है कि महाभारत को एक सख्त रूल बुक की तरह नहीं देखना चाहिए। ये तो एक 1000 सालों के सामाजिक संवादों, बहसों, झगड़ों और समझौतों का एक खजाना है। ये दिखाता है कि समाज हमेशा अपने बनाए आदर्शों से जूझता रहता है। और ये हमें आज के लिए एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। अगर प्राचीन समाज के नियम हमेशा बदलते रहें, उन पर सवाल उठाए जाते रहें, उनकी नई नई व्याख्या होती रही, तो फिर ये हमारे अपने समाज के उन नियमों के बारे में क्या बताता है जिन्हें हम अक्सर पत्थर की लकीर मान लेते हैं।